कहाँ तक हुआ था? मॉड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। जरा कॉपी दिखाइए तो। कहाँ है कॉपी, कहाँ? इसको एक्सप्लेन किया था मैंने। कुलॉम्स लॉ ऑलवेज वैलिड हो जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? दोनों चार्ज लॉन्ग टाइम से रखे गए हो ताकि एक की फील्ड दूसरी जगह, ये सब बातें बता दिया था ना। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो नोट कर लो जल्दी से। सम मेन पॉइंट अबाउट कोलॉम्स फोर्स। सम मेन पॉइंट अबाउट कोलॉम फोर्स। पहला पॉइंट लिख लो जो कि आप जानते हो। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपल। और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट। मतलब ये कुलाम का फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक, तो लिख लो फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ चार्ज आर अनलाइक एंड रिपल्सिव इफ चार्जेज आर लाइक। दूसरा पॉइंट, जो फोर्स का फार्मूला आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये लिखा था ना, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। सेकंड पॉइंट लिखिए, फोर्स इज वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो इस फार्मूले को लगाने के लिए अपन लोगों को पहले उस बॉडी के पूरे चार्ज को कहाँ मानना पड़ेगा? उसके सेंटर ऑफ मास पर। ठीक, तो पॉइंट बन जाएगा और फिर उनके बीच की जो दूरी होगी वो दूरी आर ली जाएगी और फार्मूला यही लगाएंगे। राइट, तो फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट लिख लिया आपने। तीसरा पॉइंट लिखिए, फोर्स इज सेंट्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल? ब्रैकेट में लिखिए। हाँ, ब्रैकेट में लिखिए, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हर फोर्स किसी लाइन के लॉन्ग लगता है, तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स along द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे यहाँ पर हम सेंटर ऑफ चार्ज की बात करेंगे। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज along द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी। तीसरा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट, फोर्स फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन और रिएक्शन का लॉ था ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। तो फोर्स फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब जितना फोर्स एक बॉडी पर दूसरी की वजह से उतना ही दूसरे पर पहले की वजह से, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, कॉल्ड द एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ये जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है इसको थोड़ा सा अगर हम लोग समझें पिक्चर के फॉर्म में तो थोड़ी सी क्लियरिटी बनेगी। मान लीजिए कि दो बॉडी हैं, चार्ज हमेशा किसी बॉडी के ऊपर ही रहता है ना। कुछ चार्ज इसके ऊपर है, कुछ चार्ज उसके ऊपर है। मान लेते हैं कि वो चार्ज पॉजिटिव है +Q1 के अमाउंट का और ये +Q2 के अमाउंट का। बहुत पहले से ये चार्जेस इन बॉडीज के ऊपर यहाँ पर रखे गए थे फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ठीक है, और नॉर्मल कोर्स की बात करेंगे तो इनके बीच की दूरी हम लोग मीटर वगैरह में लेंगे, तो चार्ज चाहे जब रखो फील्ड क्या पहुँच चुकी होगी,
तो फील्ड इसकी वहां पर और उसकी यहाँ पर पहुंच चुकी होगी, मतलब ये भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो भी कर रहा होगा, राइट। तो जो फोर्स का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, एफ इक्वल टू कुलाम्स ने जो बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। दिस फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 क्या पॉइंट चार्ज हैं क्या? नहीं, दे आर नॉट द पॉइंट चार्ज। एक बॉडी के ऊपर फैले हुए हैं ये, ठीक है ना। तो हमें इन्हें पहले क्या बनाना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज हम बना करके कहाँ पर मानेंगे? सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे सेंटर ऑफ बॉडी का मास लेते थे ना हम लोग, तो वैसे हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ चार्ज जो है कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो ये पूरा Q1 का जो चार्ज है वो इसी जगह पर क्या मान लिया जाएगा? पॉइंट। ये मान करके मान लिया जाएगा कि इस जगह पर टोटल चार्ज Q1 कंसंट्रेटेड है, ठीक। ऐसे ही इसका चार्ज मान लो कि यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज है, तो ये जो पूरा Q2 का चार्ज है यहाँ पर एज ए पॉइंट चार्ज बन करके आएगा, ठीक। और आप जानते हो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? सी मिडिल पॉइंट पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है। और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो जिधर चार्जेस ज़्यादा होंगे क्या सेंटर ऑफ चार्ज उसके क्लोज में आएगा? फार्मूला वही लगेगा, CM वाला ही है ना। M1 x1 + M2 x2 + M3/1 करते थे ना आप, तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो अब बस अब ये दोनों पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पर मान करके रख लिए, तो इन्हीं के बीच की दूरी देखनी है। इस फार्मूले में जो R है ना, वो R इन बॉडी के बीच की दूरी नहीं है, वो R क्या है? इनके सेंटर ऑफ चार्ज के बीच की डिस्टेंस लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है अगर हम मान लें कि ये R के इक्वल है, तो जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों बॉडी के ऊपर वो ये लिखा जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब आपने लिखा है कि ये फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स होता है, तो सेंट्रल का मतलब ये है कि इनके सेंटर ऑफ चार्ज जहां पर आपने पॉइंट चार्ज मान करके इनको लोकेट किया है, उसी को मिलाने वाली लाइन जो होगी उसी लाइन पर ही जो है ये फोर्स लगेगा। इसके अलावा और कहीं पर भी ये फोर्स नहीं लगेगा। तो इसी लाइन के अलोंग ही जो है ये फोर्स लगेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब इक्वल और अपोजिट। चार्ज सेम साइन का है तो अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, रिपल्सिव वो वाली बॉडी इसको रिपल करेगी, मतलब पीछे इसी लाइन के लॉन्ग, और ये वाली बॉडी इसको रिपल करेगी इसी लाइन के लॉन्ग आगे। अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों पर सेम होगा, दैट इज इक्वल टू दिस। डायग्राम बना लो ऐसे और ये दिखा दो आप। तो कई सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर क्लियर है फिगर में। सवालों में अगर पॉइंट चार्ज बोला है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, बॉडी के ऊपर चार्ज फैला है, तो हम टोटल चार्ज उसके सेंटर ऑफ चार्ज पर लोकेट करेंगे और उनके सेंटर ऑफ चार्ज के बीच की जो दूरी होगी वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। और नॉर्मल कोर्स में ये डिस्टेंस हम लोग मीटर वगैरह के ऑर्डर में लेते हैं, तो ये फोर्स दोनों के ऊपर इक्वल और अपोजिट लगेगा। दोनों नेगेटिव होते तो भी क्या यही सीन बनता, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये फोर्स के आगे लगेगा वो पीछे लगेगा, है ना, अट्रैक्ट होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्स फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में। कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है तो उसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/r² के प्रोपोर्शनलिटी में चलता है ये फोर्स, तो इसे हम बोलेंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट। तो पॉइंट करिए, फोर्स फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होता है, एनर्जी लॉस नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, फोर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अगर बहुत सारे चार्जेज हों
किसी एक के ऊपर हमें नेट फोर्स लिखना हो तो क्या हर एक की वजह से अलग अलग फोर्स लग रहा होगा? तो सारे फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे तो क्या नेट फोर्स आएगा? तो ये करने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन करना। ठीक, तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं इस फोर्स के साथ में। तो लिख लो, फोर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्स इज डिपेंड ऑन द मीडियम। ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। मतलब कहने का ये कि अगर मैं इन चार्जेज के बीच में कोई मीडियम ले आकर के इंसर्ट कर दूं तो ये फोर्स का जो अमाउंट है वो बदल जाएगा। अलग अलग मीडियम के केस में फोर्स अलग अलग मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट हो गया। तो दोनों चार्ज के बीच का मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था। किसने बताया था? न्यूटन। ठीक है, आर के डिस्टेंस पर अगर ये दो पॉइंट मास है, वहाँ वो पॉइंट चार्ज लेकर के हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट मास लेकर काम करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू न्यूटन ने बताया था, क्या वो Gm1m2/r² आया था? अरे हाँ ना बोलो, यही था। ठीक है, यहाँ पर 1/4πε0 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर जो है g जो है कांस्टेंट वैल्यू। देखा जाए तो फार्मूला बिल्कुल क्या बिल्कुल सिमिलर है। जो रोल यहाँ पर g का है वो रोल वहाँ पर किसका है? 1/4πε0। जो काम वहाँ पर चार्जेज का है वही काम यहाँ पर जो है क्या मासेज का है? बाकी डिस्टेंस तो वही है। बोलो, तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ये भी करता है। तो लगभग सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसे चलती हैं। जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड बातें करते हो, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में करेंगे। ठीक, बट कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस आपको दिख रहा है। और डिफरेंस ये है कि क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में ऑलवेज जो है अट्रैक्टिव होता है? ये रिपल्सिव नहीं हो सकता है। बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या नेचर में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक और बेसिक डिफरेंस है, और वो ये है कि ये जो फोर्स है मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब मीडियम से इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों चार्ज आप चाहे जिस किसी भी मीडियम में रख दो तो फोर्स जो है इनके बीच में चेंज नहीं होगा। तो ये मीडियम इंडिपेंडेंट हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो ये फोर्स जो है चेंज हो जाएगा। ठीक, तो एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया। एक और अंतर है, और वो अंतर ये है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेग्लेजिबल होता है। इसका अमाउंट जो है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। वो यहीं से आपको बात समझ में आ रही होगी। क्या इसकी वैल्यू लगभग 9 × 10⁻⁹ लिखा था हमने एसआई में, और यहाँ पर जो है जी की वैल्यू जो है हम लोग एसआई में क्या 6.67 × 10⁻11 लिखते थे? क्या है? कई टाइम्स जो है कम है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग अब इस टॉपिक में अगर मेंशन नहीं है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करके चलेंगे। सिर्फ कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज हमेशा मास के साथ में आता है कि नहीं। अगर इस बॉडी के ऊपर Q1 का चार्ज, क्या इसका अपना कुछ मास M1 भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? इस बॉडी का भी अपना एक मास M2 भी रहा होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ हमारे इस बॉडी के ऊपर कुल कितना फोर्स लग रहा है, तो हम यही फोर्स बोलेंगे। बट क्या वास्तव में ये वाला भी लग रहा होगा कि नहीं? वो भी लग रहा होगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो है क्या ये अमाउंट न के बराबर है ना। तो हम इस फोर्स को निगलेक्ट कर लेते हैं, और ओवरऑल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक, चाहो तो ये लिख लो आप, लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में।
ऐसे लिख लो, द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, बाकी चीज़ें सब वही हैं, सेंट्रल फोर्स वो भी है, सेंट्रल ये भी है, कंजर्वेटिव वो भी है, कंजर्वेटिव ये भी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन को वो भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, सब कुछ वही है। और अंतर जो है बस वो लिख लो, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, 3 पॉइंट हमने जो बताया वो लिख डालो। पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव but electrostatic force may be attractive or repulsive. Second point, gravitational force medium independent and electrostatic force medium dependent. तीसरा point, gravitational force are very weak force in comparison to the electrostatic force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्मॉल फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया कि दो चार्ज के बीच में मीडियम अगर हम बदल तो फोर्स बदल जाएगा। तो थोड़ा समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि मीडियम आने पर फोर्स बदल जाएगा। मान लिया कि अभी मीडियम एयर है या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम एक ही चीज़ लेके चलेंगे हम लोग, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1। लिखाया था ना, बोलो ना। आर की दूरी पर हैं तो जो फोर्स लगा F, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों चार्ज के बीच में कंप्लीटली कोई एक मीडियम इंसर्ट कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, स्लैब डाल दिया, कोई मटेरियल डाल दिया, उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो अब जो फोर्स होगा दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। वहां पर क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन। यहां पर एप्सिलॉन नॉट को अपन लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कुछ भी ना हो उस जगह की परमिटिविटी है ये। के जो है इसके बारे में आपको हम पहले भी लिखा चुके हैं, कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। हमारे इस मीडियम का ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वो यहीं से क्या के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो आप। दिस रिजल्ट वी कैन राइट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये दो परमिटिविटी का रेशियो है, और दो परमिटिविटी के रेशियो को क्या हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं।
बात ये, अभी जब एयर है तो फोर्स ये है, और जब मीडियम आ गया तो फोर्स क्या ये हो गया? हाँ ना बोलो। नीचे के आ रहा है, के की वैल्यू वन से क्या होती है, ज्यादा, तो दिस इज लेस देन दिस, मतलब फोर्स रिड्यूस हो गया। फोर्स क्या हो गया? तो बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसी समझना है तो सुनिए। हम सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में लिखा भी है कि कोई भी चार्ज होगा वो प्रोड्यूस करेगा, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ ना बोलो। अरे क्यू इंटू ई का फोर्स लगता है ना। अगर ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्यू का चार्ज आता है तो उस पर क्यू इंटू ई का फोर्स लगेगा। तो अब इस मीडियम के अंदर ये और ये दो चार्ज रखे गए हैं, तो क्या इन दोनों चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा? हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस मीडियम में से जा रही होगी? बोलो भाई। और इस मीडियम के अंदर जो है क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे? अरे कोई मटेरियल डाला गया होगा, कोई स्लैब डाला होगा हमने इन चार्जेस के बीच में, तो उस स्लैब में क्या कई सारे इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे कि नहीं? उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा होगा? और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या वो इलेक्ट्रॉन्स अलाइंड होना शुरू हो गए होंगे, मूव करना शुरू हो गए होंगे, फोर्स लगा होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो मीडियम वाले इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझना, ये सब किताबों में आपको मिलने उलने वाला है नहीं। वो जो मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन चार्जेज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, और इस प्रकार से मूवमेंट होगा कि वो डाइपोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइपोल। जैसे यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन खिसक करके अगर यहाँ आया तो क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा? है कि नहीं? ध्यान देना कि मीडियम का नेट चार्ज क्या जीरो रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या खत्म। लेकिन क्या ये डाइपोल का स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से मीडियम जो है आयनाइज हो गया होगा, और वहां पर तो उस मीडियम में जो चार्जेज हमारे आए उनको हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इन चार्जेस को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज। सवाल ये उठा कि ये चार्ज इंड्यूस किसकी वजह से हुए, तो वो वजह क्या इन्हीं की फील्ड थी। हाँ ना बोलो। तो हमारे इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस मीडियम के अंदर चार्ज का इंडक्शन करा दिया। तो अब मुझे बताओ कि इनमें से किसी एक के ऊपर, चलिए इस पर अगर हम बात करें तो इस पर कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये वाला लगा रहा होगा, और दूसरा क्या जो चार्ज इंड्यूस हुए होंगे वो लगा रहे होंगे। अरे किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की अगर हमें बात करनी है तो जितने भी अदर चार्जेज होंगे उन्हीं की वजह से निकाल करके वेक्टर सम करेंगे कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है ये फोर्स। तो यहाँ पर जो है इस चार्ज के ऊपर अगर अब मैं बात करूं कि फोर्स कौन कौन से चार्ज लगा रहे होंगे, तो एक तो ये वाला तो लगा ही रहा होगा, साथ ही साथ क्या मीडियम में जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं बाय इंडक्शन क्या वो भी लगाने लगे होंगे। तो क्या इंड्यूस्ड चार्ज का फोर्स और इस वाले चार्ज का फोर्स का सम करेंगे तो जो आएगा वो नेट फोर्स होगा। दैट नेट फोर्स इज दिस। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें बेसिकली कितने फोर्स हैं? एक की दो? दो। इसकी वजह से, अब दूसरा क्या जो मीडियम में चार्ज इंड्यूस हुए हैं उसकी वजह से भी। तो बेसिकली दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, वन बाय द Q1 एंड अदर बाय द इंड्यूस्ड चार्ज। ना भाई, तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्स क्या उससे अलग हो जाएगा। अब यहां पर मीडियम में कुछ है ही नहीं, वैक्यूम भी चार्ज इंड्यूस वगैरह हुआ, तो हमारे इस चार्ज के ऊपर अकेले किसने फोर्स लगाया? Q1 ने। बोलो। और वो फोर्स ये है।
अब सुनो, अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं, चलो अलग से फिगर बनाकर दिखा रहा हूं, अगर मैं सवाल आपके सामने ये रख दूं कि एक चार्ज ये Q1 है और एक चार्ज ये Q2 है, जिनके बीच का डिस्टेंस ये R है और मीडियम में रखे गए हैं, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 कितना होगा? कौन से दो फोर्स? एक बाई Q बाई न्यू, जो समझ पा रहे हो? तो इस चार्ज पर, Q2 वाले चार्ज पर Q1 ने जितना फोर्स यहां लगाया है, उतना ही फोर्स Q1 ने Q2 पर यहां पर भी लगाया होगा, है ना? वो अलग। सबका अगर या Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पर कितना लगाएगा फोर्स, दैट इज दिस। बोलो। हाँ, अगर बोले कि Q2 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो ये मत बोलना। Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये मत बोलना। कौन वाला? के वाला। तो फोर्स ऑन, ये नेट फोर्स है, लिख लो नेट यहां पर। नेट फोर्स ऑन Q1 आर Q2, Q1 पर या Q2 पर, फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन, उतार लीजिए इसको, है ना? ध्यान रखिएगा, Q1 Q2 पर उतना ही फोर्स मीडियम के अंदर भी लगाएगा जितना वो एयर में लगा रहा था, वो नहीं बदलने वाला है, नेट फोर्स बदल जाएगा। इस तरह से सवाल पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना। कॉपी हुआ? अब सुनिए, पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चार्ज हैं दोनों लाइन के हैं, लेट बोथ आर पॉजिटिव, आर के डिस्टेंस पर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ठीक है? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है।
होगा कि रिपल? रिपल्सिव सेम साइन, रिपल हो रहा होगा, है ना? बताइए, Q2 वाले पर नेट फोर्स रिपल्सिव के आगे लगा होगा। नेट फोर्स कितना? एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कितने फोर्स रहे होंगे? दो। कौन कौन वाले? बाई Q1 एंड बाई इंड्यूस्ड चार्ज। Q1 की वजह से भी क्या रिपल्सिव फोर्स होगा? हाँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल करेगा Q1 भी। तो Q1 की वजह से फोर्स रिपल्सिव मतलब आगे की ओर, मान लिया वो फोर्स F है। ये कितना होगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आगे लिख लो इसको, बाई Q1। किसकी वजह से ये फोर्स है? Q1 की वजह से, है ना? एक फोर्स इस पर और लगेगा, वो फोर्स कौन सा होगा? इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। अरे हाँ ना तो बोलो। हमें नहीं पता कि वो फोर्स कितना लगेगा, अननोन है। पता है क्या? नहीं। और इंड्यूस्ड चार्ज ही नहीं, फोर्स कैसे पता चलेगा? और डायरेक्शन भी नहीं पता है, किधर लगेगा, आगे के पीछे? बोलो। बट क्या ये वाला और ये वाला पता है हमें? और एक बात और पता है, क्या इसका और इसका रिजल्टेंट ही ये है कि नहीं? अरे यार, क्या इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से फोर्स और Q1 की वजह से फोर्स का रिजल्टेंट ही नेट फोर्स आएगा? और नेट फोर्स इससे क्या है, कम की ज्यादा? तो बताइए कि ये वाला फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो आगे होगी कि पीछे होगी? पीछे। आगे होगा तो क्या ऐड हो जाएगा, पीछे होगा तो सब्ट्रैक्ट। और इससे कम हमें चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स इससे कम आ रहा है, तो इससे कम होने के लिए क्या इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होनी चाहिए? मतलब डायरेक्शन हमें पता चल गया कि इंड्यूस्ड फोर्स जो है पीछे की ओर लगा होगा, ये। हाँ ना बोलो। अब इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स का रिजल्टेंट निकालो और इसके इक्वल कर दो, जिसमें ये वाला ज्यादा होगा और ये वाला क्या होगा, कम। तभी तो रिजल्टेंट आगे जाएगा। तो F माइनस F इंड्यूस्ड, दिस मस्ट बी इक्वल टू F नेट। अरे होगा कि नहीं? यहां से हम लोग F इंड्यूस की वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस इज कम्स आउट F माइनस F नेट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर आएगा, 1 - 1/। अरे बोल दो हाँ। ये कौन सा फोर्स लिखा आपने? बाई इंड्यूस्ड चार्ज। हमारे इस मीडियम में जो चार्ज इंड्यूस हुए होंगे, उन चार्जेज ने जो है इस पर ये फोर्स लगाया होगा। क्लियर है? किधर लगाया होगा? पीछे। ऐसे ही इस वाले पर भी डिस्कशन करोगे तो इंड्यूस्ड चार्ज के आगे लगाएगा फोर्स, एफ इंड्यूस्ड इतना ही आएगा, उस पर आगे। कहाँ पे? हाँ, Q1 Q2 भी कॉमन है, कॉपी करिए इसको। This is very important for competitive level. Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square bracket में 1 - 1/k force by induced charge। नहीं, इससे उसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, वो तो इंड्यूस्ड चार्ज का अमाउंट प्रूफ करेंगे। ये वाला बोल रहे हो ना, -Q1 - 1/k ना, है ना?
तो ये यहाँ से प्रूफ नहीं होता है, इसकी डेफिनेशन ही है, वो हम लोग करेंगे वहाँ पे। अच्छा सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो, हमने दोनों चार्ज कैसे लिए, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो क्या होता, प्लस Q1 और माइनस Q2, मीडियम के में रखा है। अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन। बताइए, Q2 पर बात कर रहे हैं, किस पर, Q2 पर, तो अट्रैक्शन होगा तो क्या पीछे लगेगा, नेट फोर्स कितना, 1/4πε0 के Q1 Q2/r², यही होगा। Q1 ने किधर लगाया होगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव या पीछे लगा होगा, कितना एफ होगा, 1/4πε Q1 Q1 r², ये किस वजह से, बाई Q1। क्या एक फोर्स और होगा, कुछ नहीं पता, कितना, किधर और कितना पता नहीं है, लेकिन तो पता है क्या, इसका और इसका रिजल्टेंट ये होना चाहिए, बोलो भाई। और ये जो होना चाहिए वो वैल्यू इस वाले से कम है कि ज़्यादा, कम, तो इसकी डायरेक्शन क्या इसके अपोजिट होनी चाहिए, है ना। तो इसके अपोजिट और इसकी डायरेक्शन पता है पीछे की ओर है, तो इंड्यूस वाला क्या आपकी बार आगे होना चाहिए, हाँ, आपकी बार इंड्यूस्ड वाले की वजह से फोर्स आगे जाएगा। और इस एफ और इस इंड्यूस का रिजल्टेंट एफ नेट करना है, तो एफ ज़्यादा होगा और एफ इंड्यूस कम, तभी पीछे जाएगा। यानी अगेन एफ माइनस एफ इंड्यूस इक्वेशन वही बनेगी, इक्वल टू एफ नेट। वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो एफ इंड्यूस की वैल्यू वही आएगी, Q1 Q2/4πε0 1 - 1/k। अब सुनो, हाँ ले ले, तुम लोग भावनाओं को नहीं समझते हो। हमने R² छोड़ दिया तो परेशान, तुम लिख लो ना, वही तो कॉमन होगा। क्या क्या बोल रहे हो, कहाँ माइनस, ये माइनस नहीं है भाई, अरे ये अमाउंट लिख रहे हैं, वो माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, माइनस प्लस का मतलब तो डायरेक्शन होता है ना। तो चार्जेस हमारे चाहे सेम साइन के हों चाहे अपोजिट साइन के हों, क्या इंड्यूस्ड, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चल, ये दोनों चार्ज अब साइन के हैं तो ये क्या करना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट, पास आना चाह रहे हैं, है ना, अप्रोच करना चाह रहे हैं। और ये इंड्यूस्ड फोर्स क्या कर रहा है, रोक रहा है, पास आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इस मीडियम की वजह से जो ये इंड्यूस्ड वाला फोर्स आया, मीडियम को जैसे आया ना, वो जो है क्या इन चार्जेस को पास आने से रोकना चाह रहा है। ये चार्जेस अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन जो मीडियम है वो मीडियम उनको पास आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। इस वाले सीन में देखो, ये दोनों चार्जेस क्या आप सेम साइन के हैं, क्या दूर जाना चाह रहे हैं, अरे रिपल्सन हो रहा होगा ना इनमें। तो ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे से सेपरेट होना चाह रहे
द रोल ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेज टू बाउंड द चार्जेज एट दियर रिस्पेक्टिव पोजीशन। क्या मतलब सही सही निकाल रहे हो आप इसका? इज टू बी बाउंड द चार्जेज एट दियर रिस्पेक्टिव पोजीशन। जिसका मतलब ये है कि अगर पास आना चाह रहे होंगे तो ढकेलेगा, बोलो, और अगर दूर जाना चाह रहे होंगे तो खींचेगा। समझ में आया? तो ये ढकेल भी सकता है और खींच भी सकता है, डिपेंड करेगा वो चाह क्या रहे हैं, उनकी चाहत का अपोज करेगा। ठीक। लेंजला तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? लेंजला अभी नहीं पढ़े हो, छोड़ो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो अब एक थ्योरेटिकल सवाल मन में सोच कि मेरा सवाल, कैन ए चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रिकली attract oblique repel to the uncharged body? Can a charged body electrically attract oblique repel to the uncharged body? सवाल समझ में आया? क्या एक चार्ज वाली बॉडी दूसरे अनचार्ज न्यूट्रल है वो बॉडी को इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट या रिपल कर सकती है कि नहीं? क्या करेगी, अट्रैक्शन की रिपल्सन कि दोनों कर सकती है? अट्रैक्ट, गुड, इंडक्शन की वजह से। वेरी गुड। आंसर लिख लो, आंसर लिखो एस और ब्रैकेट में लिख लो ओनली अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। आंसर लिखिए एस और ब्रैकेट में लिख लो ओनली अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। समझा सकते हो कैसे? इंडक्शन का नाम लिया, उसी की वजह से होगा ये। देखो, और ये काम तुम लोग बचपन में किया होगा यार। पेन उनको क्या बालों से रगड़े हो, ना रगड़े हो तो रगड़ के देख लो, और पेपर के टुकड़े के पास ले जाओ, टुकड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, होता है ना? टुकड़ा न्यूट्रल था और इसको रगड़ा तो क्या फ्रिक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रीफाई हो गया, चार्ज आ गया इस पर, तो ये चार्ज बॉडी हो गई। अब पेपर का पीस जो है न्यूट्रल है, पास ले जाओगे तो खींच लेगा उसको, चिपक जाता है इसमें, तो अट्रैक्शन हो गया कि नहीं? एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। कैसे? यहां देखो, मान लो ये पेपर का पीस है, ध्यान समझना, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है। अब हमने एक दूसरी चार्ज की बॉडी जो है इसके पास में यहां पर ले आकर के रख दी, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, टच नहीं कराया है, बहुत पास में ले आकर दिया, पढ़ के आ चुके हो, क्या इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा? तो क्या यहाँ पर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे नेगेटिव, और उतना ही क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? इनको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इंडक्शन हो गया। अरे हो गया कि नहीं? बॉडी अभी भी न्यूट्रल ही है, नेट चार्ज जीरो है। अब ये दो बॉडी है, इस पर जो है प्लस क्यू का चार्ज मान लो, और ये माइनस क्यू इंड्यूस प्लस क्यू इंड्यूस का चार्ज है। ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव क्या आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा? पीछे की ओर, इस पर पीछे की ओर एक फोर्स F1 मान लो लग गया। इस बॉडी का ये पॉजिटिव और उस बॉडी का ये पॉजिटिव क्या रिपल कर रहा होगा? तो इस वाले बॉडी पर क्या एक रिपल्सन फोर्स भी लगा होगा, आगे की ओर F2 मान लो। तो पेपर के टुकड़े के पास कितने फोर्स? दो, पीछे F1 और आगे कौन ज्यादा? क्यों? डिस्टेंस कम है, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी कम, 1/r² के प्रोपोर्शन में चलता है ना, तो फोर्स क्या हो गया? ज्यादा। तो F1 ज्यादा, F2 कम, तो पीछे वाला फोर्स ज्यादा, आगे वाला कम, तो नेट फोर्स क्या पीछे आएगा? तो इस पर जो नेट फोर्स होगा
दिस इज F1 माइनस F2। डायरेक्शन किधर होगी? पीछे। मतलब क्या ये पेपर का टुकड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया? ऑल्दो इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, बावजूद इसके जो है ये क्या हो गया? अट्रैक्ट। अरे तुम लोगों को समझ में आई मेरी बात? तो ये फिगर बना लो दिखाने के लिए, बाकी आंसर तो लिख लिया है कि एक चार्ज और अनचार्ज में भी अट्रैक्शन संभव है। हाँ, बहुत शॉर्ट टाइम तक के लिए वो करंट चलती है, क्योंकि एक सैचुरेशन स्टेट आती है, करंट जीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। हम लोग इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के टॉपिक में, मैग्नेटिक निडल के केस में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक निडल जो डिफ्लेक्ट करती है ना, इसी करंट की वजह से करती है। लेकिन यहाँ पर कोई करंट वरंट चल नहीं रही है, ये चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। जब चार्ज मूव करेगा तभी हम करंट की बात करेंगे। एडी करंट वहाँ पर बोलते हैं उसको। अभी उस सब की चर्चा मत करो, ठीक? कंफ्यूज हो जाओगे, कराएंगे वो सब। अट्रैक्शन है, उसे अट्रैक्शन ही बोलेंगे। चार्ज और अनचार्ज में अट्रैक्शन ही है, रिपल्सन तो संभव ही नहीं है। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वहाँ पर नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पर मूव कराता है। ये बात समझ में आ गई सबको क्या? अगला सवाल लिखिए। क्या ऐसा हो सकता है कि दो सेम साइन के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? रिपल्सन तो करते हैं, अपने को पता है। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन। बोलो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होने लगे? हो सकता है। अब कैन टू लाइक चार्ज हमेशा ही ऐसा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना है। लाइक चार्ज इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट। तो आंसर लिखिए एस, और ब्रैकेट में लिखो एक खास परिस्थिति, इफ एंड ओनली। तो आंसर लिखो एस, इफ एंड ओनली बोथ चार्ज बॉडी आर मेटेलिक बॉडी। दोनों चार्ज बॉडी कैसी हो? मेटल की हो, कॉपर एल्युमिनियम गोल्ड की हो। बोथ चार्ज बॉडीज आर मेटेलिक बॉडी एंड चार्ज ऑन वन बॉडी इज ग्रेटर देन अदर बॉडी। देखिए, इधर देखिए। चलिए, ये हमने दो मेटल के गोले ले लिए। मेटल है, इस गोले पर हमने Q1 का चार्ज रखा, इस गोले पर हमने Q2 का चार्ज रखा, दोनों सेम साइन का। और Q2 की वैल्यू Q1 से बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इंडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सी बॉडी में होता है? मेटेलिक बॉडी में होता है ना। तो बताइए कि ये दोनों मेटेलिक बॉडी हैं, तो इस वाले बॉडी की वजह से उस वाले बॉडी में क्या इंडक्शन हो जाएगा? और इंडक्शन क्या अपोजिट चार्ज का होता है? बोलो। पॉजिटिव चार्ज से कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज का आएगा, और नेगेटिव से कराएंगे तो पॉजिटिव।
हियर अट्रैक्शन स्टार्ट। लेकिन ये तभी होगा जब हम इंडक्शन को कंसीडर करेंगे, और अक्सर सवालों में हम इंडक्शन को कंसीडर नहीं करते। सवालों में अगर मेंशन नहीं है तो हम इंडक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने मेटल की बॉडी लिया है। नॉन मेटेलिक बॉडी होगा तो वैसे भी इंडक्शन बहुत कम हो जाएगा, तब तो रिपल करेगा। तो अब बताओ, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? अट्रैक्शन की रिपल्सन? क्योंकि क्या अट्रैक्शन तो चार्ज और अनचार्ज भी होता है। दो बॉडी है और दोनों बॉडी एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली तो जरूरी है चार्ज हो भी सकता है, और अट्रैक्शन इज नॉट द रिपल्सन। तो द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज द ट्रू of electrification is the true test of electrification is electrical repulsion, not the electrical attraction. ये बताओ, अगर किसी सॉप बबल को हम लोग चार्ज दे दें तो व्हाट्स अबाउट इट्स रेडियस? एक बबल है, रेडियस आर का, न्यूट्रल है ये, आर के रेडियस का न्यूट्रल है ये। अब हमने इसके सरफेस पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज फैला करके रख दिया। चलिए पॉजिटिव चार्ज रख दिया। बताइए ये रेडियस बढ़ जाएगी, घट जाएगी कि वही रहेगा? सिंपल सा रीजन, क्या रिपल्सन हो रहा होगा? अरे भैया, ये वाला डायमेट्रिकली अपोजिट वाले को क्या रिपल कर रहा होगा कि नहीं? ऐसे ही सरफेस का हर चीज एक दूसरे को रिपल कर रहा होगा। क्या रेडियस गेट्स आर डैश इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, अपना दिखा दो हाल अपनी भाषा में लिख कि वी सप्लाई अ चार्ज रेडियस गेट्स इंक्रीज्ड। फट भी सकता है, डिपेंड करेगा, आप ज़्यादा अमाउंट का चार्ज डाल दो। अच्छा ये बताओ, हमने चार्ज नेगेटिव तो क्या होगा? यही होगा। अरे वो होगा, है ना? तो चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, कोई फर्क नहीं। एक और Q1 Q2 पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनके बीच में रख दिया, थिकनेस टी का, टी इज लेस देन आर। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है।
मीडियम डाल दी, बाकी और जगह एयर है। बन गया। बताइए इन चार्जेस के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स की बात करनी है। फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज, दोनों चार्जेस पर कितना फोर्स। नेट फोर्स क्या पढ़ाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। लेकिन उसमें के क्या हर जगह होना चाहिए? क्या यहाँ पर के का मीडियम हर जगह है क्या? दोनों चार्ज के बीच में हर जगह पर नहीं है। अगर हर जगह पर होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये पार्शियली इंसर्ट है, पार्शियली इंसर्टेड है ना ये। तो अब कितना होगा फोर्स? करना चाहोगे इसे? करिए, कोशिश करिए। अब आप लोग आ गए एडवांस पर, कायदे की जगह पर अब आप पहुंच गए हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कायदे की जगह यही सब है। कुछ समझ में आ रहा है कैसे किया जाए इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ खेलोगे? खेलो, करो जो भी करना है। R-T कर दिया फिर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस सवाल को छोड़ो, इस सवाल को देखो। अगर मीडियम हर जगह पे होता तब नेट फोर्स कितना होता? सहमत हो? हाँ। मीडियम हर, मीडियम की थिकनेस के बराबर है तो फोर्स इतना लगता। अब मैं आपसे अगर कहूं कि इन दोनों चार्जेज को आप इस मीडियम में से निकाल करके एयर में रखो, कहाँ रखो? तो कितनी दूरी पर हम इनको रखें एयर में कि फोर्स वही लगे जो वहां पे लग रहा है? तो मान लिया वो दूरी कितनी है, R-। तो यहां पर फोर्स निकाल करके उसके बराबर कर दें। बोलो, बताइए यहां पर कितना फोर्स लगेगा? अब तो मीडियम है ही ना, एयर है ना। तो Q1 Q2 क्या ये और वो इक्वल करें? एफ डैश मान लिया, तो क्या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एफ डैश इक्वल टू एफ करने पर जो है क्या 1/R⁻² आएगा? बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या R' की वैल्यू R√K आ गया? अरे बोलिए, दूरी बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई।
आर की दूरी पर था, फोर्स ये लगा। हम चाहते हैं इतना ही फोर्स लगे एयर में भी, तो क्या हम आर डैश की दूरी पर रख रहे हैं, और वो दूरी क्या रूट के टाइम्स बढ़ा करके रखनी पड़ रही है कि नहीं? तब उतना ही फोर्स लगेगा। समझ में आया? इस आर डैश को अगर हम और थोड़ा जनरलाइज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। बताइए, क्या यहाँ पर एयर की डिस्टेंस है क्या? नहीं, जीरो। और ये जो मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है? आर। बेसिकली क्या ये आर जो है मीडियम की थिकनेस ही तो है, प्लस इसमें जीरो हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको हम आर डैश ऐसे लिख रहे हैं, एयर डिस्टेंस प्लस टी रूट के। टी इज द थिकनेस ऑफ मीडियम, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एयर डिस्टेंस क्या है? जीरो। यहाँ रखोगे, टी की जगह पे क्या रखोगे? थिकनेस वैल्यू। अब वो कितना है? आर। तो आर रूट के ही तो बनेगा। नहीं समझे? ओ, तो आप इस रिजल्ट को अब ऐसा करो कि याद कर लो। जब भी पार्शली इंसर्ट वाला सवाल आए तो करना, आप जो है, जैसे ये सवाल था, इसमें इन दोनों चार्जेस को कहां से निकालना और कहां पे रख देना? एयर में। हर जगह एयर है ना? जो फोर्स यहां पे लग रहा है वही फोर्स यहां पर लगे, उसके लिए ये दूरी जो है आर डैश लेना, और इसकी वैल्यू जैसे अभी लिखाया क्या वैसे लिख लेंगे। एयर डिस्टेंस प्लस टी रूट के करेंगे ना। तो बताइए एयर की दूरी कितनी है यहाँ? और अभी ये भी नहीं बता पा रहे हो क्या? आर माइनस टी ना। तो आर माइनस टी प्लस थिकनेस ऑफ मीडियम कितना है? टी। तो टी रूट डायलेक्ट्रिक कितना है? तो अगर एयर में इतनी डिस्टेंस पर रखेंगे और आया, तो क्या हम वहां निकाल सकते हैं? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना, क्योंकि एयर है वहां ना। Q1 Q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर विच इज आर माइनस टी प्लस। हाँ, ये भी नोट कर लो। सवाल लिख लेना कंडीशन के हिसाब से। उनके बीच की दूरी आर रूट के रखनी होगी, तब फोर्स लगेगा। चेंज करें? ये वाला भी लिखो।
जरूरी है मीडियम डाल, एक से ज़्यादा डाल सकते हैं। तो और जनरलाइज करो, इन जनरल में बस हमें ये आर डैश लिखना आना चाहिए। करना बिल्कुल वही, एयर डिस्टेंस लिखना, दो मीडियम डालो, तीन मीडियम डालो, या कंटिन्यूअस जो है वेरिएबल मीडियम डालो, जो भी टोटल एयर डिस्टेंस दिखे वो लिखिएगा, प्लस समेशन ऑफ टी रूट के कर देना। समेशन ऑफ टी रूट के समझ रहे हो क्या? हर मीडियम का थिकनेस और उसका के का रूट का प्रोडक्ट का समेशन। तो ये मोस्ट जनरल केस बन गया, हर सवाल से। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फोर्स की वैल्यू क्या हो? क्या डाला है मैंने क्या है, और मेटल का के होता कितना है? इनफाइनाइट। और फोर्स का फार्मूला लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या, एयर डिस्टेंस, बोलो, आर माइनस टी प्लस टी रूट के, टी रूट के की वैल्यू होल स्क्वायर। क्या ये जीरो हो गया? नहीं समझे? क्या ये रिजल्ट जो जीरो आ रहा है फोर्स की वैल्यू, वो जो है टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, टी के ऊपर डिपेंड, टी की वैल्यू चाहे जो ले लो, अगर मैं मेटल का एक फॉयल भी डाल दूंगा तो भी क्या फोर्स जीरो हो जाएगा? तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल गया कि अगर किन्हीं दो चार्ज के बीच में कोई मेटेलिक सीट आ जाए या मेटल की फॉयल भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नेट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? नेट। R/2 है, हाफ हाफ दूरी तक, मतलब दो है, 4K का डायरेक्ट है और एक 9K का। और एप्सिलॉन नॉट Q ऑन आर डायरेक्ट,
एयर दूर। और आर बाई टू रूट के, अरे क्या कितना आया, 5 रूट बाई। 125 पाई इंटू Q1 Q2। क्वेश्चन टेक टाइम है कि नहीं? चलो अगली क्लास